हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में आपकी राजनीतिक शास्त्र की किताब लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 4 संस्थाओं का कामकाज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो हम इस पार्ट में इसके सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसको यहाँ तक कवर कर रखा था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राज्यसभा को कभी कभार या कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही हैं। आइए देखें कैसे। जिसमें पहला बता रखा है स्टूडेंट, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों की संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, मतलब जॉइंट सेशन बैठाया जाता है। जॉइंट सेशन में निर्णय लिया जाता है। इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है। यहाँ पर एक तरीके से हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा से किस तरीके से ज़्यादा प्रभावशाली है। तो पहला तो ये हो गया कि जॉइंट सेशन जब बैठता है तो ऐसे में लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा पावर होती है क्योंकि उसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा देखते हैं, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, मतलब राज्यसभा को उसे पारित करना होता है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। यह सुझाव लोकसभा का अधिकार है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने, मतलब राज्यसभा की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। बस फॉर्मेलिटी के लिए किसी कानून को जो बजट से रिलेटेड या किसी पैसे से रिलेटेड है भेज दिया जाता है राज्यसभा के पास। बदले में राज्यसभा को उसे लागू करना होता है 14 दिन के अंदर, या फिर उसे संशोधन करने के लिए वो भेज देती है। अब लोकसभा उसे चाहे माने या ना माने। अगले हम थर्ड पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। तो राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा में ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर होता है। इसीलिए यहाँ लोकसभा में एक दिन दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं फिर वापस अपने टॉपिक पे चलेंगे। जैसे इसमें बता रखा है 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 सितंबर जो कि 2004 से बता रखा है, एक दिन बता रखा है, जिसमें 11 बजे की हम बात करें तो विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए हैं। इन प्रश्नों में शामिल थे, तो यहाँ कुछ 3 प्रश्न पूछे गए जिसके आंसर मंत्रियों ने दिए। अब अगर हम 12 बजे की बात करें तो ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेज में शामिल था जैसे 1 2 3, यहाँ पर 3 दस्तावेज हैं। फिर 12:02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। 12:14 पर कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिनमें शामिल थे, यहाँ पर 3 मुद्दों को और दिखाया गया है। और फिर 2:26 पर सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। तो ये विधेयक यहाँ दिखा रखे, एक प्रतिभूति कानून विधेयक है, दूसरा प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन मतलब संशोधन विधेयक है। 4 बजे क्या है, आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई और 7:17 पर चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन के लिए स्थगित हुआ। अगला टॉपिक है 4.3 राजनीतिक कार्यपालिका। अब हम जरा कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमें इस अध्याय की शुरुआत की थी?
हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह फैसला नहीं कर सकते। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मंजूरी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कार्यपालिका की एक तरीके से डेफिनेशन दे रखी है कि सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका बता रखा है, एक राजनीतिक और एक स्थायी कार्यपालिका। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे राजनीतिक कार्यपालिका, यहाँ पर जो मंत्रियों को चुना जाता है प्रधानमंत्री समेत हर 5 साल में जिनको चुना जाता है, वो यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका है। और स्थायी कार्यपालिका में स्टूडेंट आपके जो यूपीएससी से पास करे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जो आगे कानून निर्माण में सरकार की मदद करते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका है। इनको स्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकारें तो हर 5 साल में हटती रहती हैं, बनती रहती हैं, परंतु ये जो स्थायी कार्यपालिका जो कि नौकरशाह होते हैं, ये लगातार अपना काम जैसे कि तैसा करते रहते हैं। तो पढ़ते हैं इसको स्टूडेंट। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, मतलब जनता के लिए जो चुने जाते हैं निर्वाचित लोग, उनको यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक, जो मैंने अभी बताया, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? तो देखो, आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक और गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं, मतलब जो राजनीतिक कार्यपालक जो हैं वो गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं उनके पास। तो इसका एक सिंपल सा आंसर तो ये हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कार्यपालिका जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। यहाँ फिर अगला बोल रखा है, मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होते हैं? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी हासिल होती है। जैसे वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, अक्सर मंत्री तो बनाए जाते हैं पर जरूरी नहीं है कि जो मंत्री बनाया गया है उसको अपने मंत्रालय की अधिक जानकारी हो। जैसे अगर मैं वित्त मंत्रालय की बात करूं, जो निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्रालय हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम कर लेते हैं हम, या फाइनेंस मिनिस्टर, तो जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण को ज़्यादा जानकारी हो, परंतु उनके अंडर में काम करने वाले जो स्थायी कार्यपालिका के नौकरशाह लोग हैं उनको उसकी अधिक जानकारी होती है। अक्सर नीतियों को बनाने का काम वही लोग करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर भी इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? तो अभी मैंने बताया क्योंकि वे जनता के द्वारा सीधे रूप से चुने जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसकी वजह बहुत सीधी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। सर्वोपरि मतलब इंपॉर्टेंट होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजों के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। वह इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है।
मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। अर्थात मतलब किसी भी मंत्री जो है वो जरूरी नहीं है कि अपने मंत्रालय का विशेषज्ञ ही हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो तभी भी उसको मंत्री बना दिया जाता है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भलीभांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। मतलब मंत्री ही सबसे महत्वपूर्ण मामले करते हैं या निर्णय लेते हैं, विशेषज्ञ केवल उनको एडवाइस देते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ अगला टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। यहाँ पर अगर हम कार्टून देखें, ये बगल में जो दिखा रखा है, यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखा रखा है, और यहाँ पर जो बाकी अन्य मंत्री हैं वो देख रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री के लिस्ट में उनका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही देखते हैं मंत्री परिषद और इस कैबिनेट का क्या आपस में संबंध है। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पावर संस्था की अगर हम बात करें वो प्रधानमंत्री है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हम नहीं चुनते हैं, प्रधानमंत्री को पार्टी के द्वारा चुना जाता है। जैसे आप लोग जब वोट देते हो तो हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या और भी बहुत सारी जो पार्टियां उनमें से किसी एक पार्टी को वोट देते हैं। बाद में ये पार्टियां आपस में डिसाइड करती हैं कि उस पार्टी को अपने में से किस मेंबर को प्रधानमंत्री के लिए चुनना है, और यहाँ पर फिर राष्ट्रपति उसको चुन लेता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी, मतलब जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सीटें मिली हैं, उस पार्टियों में से या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। पार्टियों के गठबंधन मतलब जैसे अभी फिलहाल में 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कोलिएशन गवर्नमेंट बन रखी है, मतलब गठबंधन की सरकार। अब ये गठबंधन की सरकार में से जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा बहुमत होता है उस व्यक्ति को चुन लिया जाता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुने जिसके पास आगे जाकर बहुमत हासिल करने की संभावना होती है। अब प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद तक रहता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता हो। तो मतलब पहले प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री मंत्री के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, मतलब प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको अपना मंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। हाँ, पर शर्त क्या है कि जो भी मंत्री चुना जाएगा वो संसद का सदस्य होना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मंत्री बनाया गया है पर वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मतलब मान लो कि मैं अपनी पार्टी का किसी सचिन तेंदुलकर को मंत्री बनाना चाहता हूँ, पर उसने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, ना ही वो चुनाव जीता, कुछ भी। तो ऐसे में क्या होगा, एक शर्त ये रहेगी कि सचिन तेंदुलकर को आने वाले 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मंत्री बनना जरूरी होता है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है। तो यहाँ क्या बता रहे, मंत्रिपरिषद उस सरकारी निकाय का सरकारी नाम है, या मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन कितने 60 से 80 मंत्री तक होते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार के बात करें मंत्रियों के अलग अलग ग्रुप, जिसमें कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं। पहले
कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, मतलब प्रमुख मंत्रालय के ये नेता होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद या शीर्ष समूह होता है। कैबिनेट जो है वो मंत्रिपरिषद या शीर्ष समूह होता है। इसमें 25 मंत्री होते हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, मतलब छोटे मंत्रालय संभालते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, अदरवाइज ये 25 मंत्री जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही निर्णय लेते हैं। तीसरा, राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। मतलब ज़्यादातर अब जो लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर संसदीय सरकार है वहाँ पर अक्सर इसको कैबिनेट सरकार भी या कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है, मतलब अभी एक टीम के रूप में काम कर रही है। मतलब मंत्रियों की राय या विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। अब मतलब मंत्रियों की राय भले अलग अलग हो सकती है, मगर सबको किसी एक निर्णय पर अमल करना पड़ता है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। मतलब संसद में अपनी ही पार्टी के खिलाफ या मीडिया में जाकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, मतलब सरकारी अधिकारी लोग होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। अगला यहाँ टॉपिक दे रखा है प्रधानमंत्री के अधिकार। तो यहाँ हम प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करते हैं। यह अलग से क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। मतलब सरकार का प्रमुख है तो इसके अधिकार भी सबसे ज़्यादा है। वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय, तो यहाँ जैसे आप देखो कि यहाँ इंदिरा गांधी को दिखा रखा है और साथ में इसकी कैबिनेट मंत्रालय को दिखा रखा है, जिसमें हेड यहाँ इंदिरा गांधी को बड़े रूप में दिखाया गया, मतलब यह उसकी पावर को दर्शाता है। करता है विभागों के विवाद के मामले में उसका अंतिम निर्णय माना जाता है। मतलब प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाएगा अगर किन्हीं विभागों के बीच में आपस में अगर किसी प्रकार का मतभेद है तो। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है, मतलब देखरेख करता है, सुपरवाइज करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। यदि उसको लगे कि कोई मंत्री अपने मंत्रालय के लिए सही से कार्य नहीं कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उनको हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। मतलब प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ऐसा कहा जाता है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है, क्योंकि अक्सर सारे निर्णय जैसा कि आप जानते हो प्रधानमंत्री ही लेता है। कहीं भी कुछ भी उद्घाटन हो रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो प्रधानमंत्री ही करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे शक्तियों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी।
जाहिर है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, मतलब उसका बर्ताव, व्यक्तित्व किस प्रकार का है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार बहुत हद तक सीमित हुए हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार में कई पार्टियां जो हैं आपस में मिलकर एक सरकार बनाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को कोई निर्णय लेने से पहले बाकी पार्टियों से भी डिसीजन करना पड़ता है, उनकी भी राय लेनी पड़ती है। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी पार्टियों को भी उसमें सम्मिलित करना पड़ता है। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझीदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझीदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। ठीक है, मतलब गठबंधन की अगर किसी भी पार्टी ने अपना बहुमत वापस ले लिया तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार सत्ता से अपना समर्थन खो देगी और फिर नए सिरे से चुनाव होगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम के अधिकार का प्रयोग करता है, मतलब केवल नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, असल में इसकी कोई पावर इतनी नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है, मतलब केवल दिखावे का होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से यह देश की संसद और राज्य की विधान परिषदों के द्वारा होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है। मतलब प्रधानमंत्री जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर है, परंतु राष्ट्रपति जनता के द्वारा डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, इसलिए राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें, मतलब ओवरव्यू ले, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। मतलब राष्ट्रपति की भूमिका हर जगह पर है, पर सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है। नियुक्तियां अर्थात जो सरकारी अधिकारियों को बड़े बड़े, या जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, आपके मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल मतलब गवर्नर, चुनाव आयुक्तों और पूरे देशों में राजदूत और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। राजदूत मतलब एम्बेसडर्स। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते उसी के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मतलब जब मंत्रिपरिषद उसको कुछ एडवाइस देती है तभी वो ऐसा करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिली तो वह उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब यदि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी तो उसको मानने से इनकार करके वो पहले पुनर्विचार करने के लिए दे सकता है, पर अगर उन्होंने वही सलाह दोबारा उनको दे दी राष्ट्रपति को अपनाने के लिए, तो राष्ट्रपति उसे अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब वो उसको मना नहीं कर सकता। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है,
वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। अब यहाँ ऊपर एक इमेज दिखा रखी है, ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिला रहे हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलाते हुए। पढ़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ काम कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। मतलब जब कोई पार्टी अगर लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेता है तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होता, उसे पार्टी के मुख्य नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना होता है। पर उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। मतलब नया जो प्रधानमंत्री बना है उसको लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। या राष्ट्रपति प्रणाली दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता। मतलब भारत में केवल राष्ट्रपति औपचारिक रूप से शासन का अध्यक्ष है, असल में उसके पास कोई पावर इतनी होती नहीं है। पर ऐसा दुनिया में हर देश में नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिका राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वह अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी विधायिका, मतलब अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसके 4 साल तक तय कार्यकाल हैं और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों, लातिनी मतलब दक्षिणी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। 4.4 यहां दे रखा है स्टूडेंट, न्यायपालिका। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। मतलब जो ऑफिस मेमोरेंडम था जहां से हमने स्टार्ट करा था वहीं से। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। जिसमें पहला बता रखा है, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाई को आंकने का अधिकार नहीं होता तो क्या होता। तीसरा, उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होती। और चौथा, भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखिए। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, मतलब देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है। हर राज्य में ज़्यादातर उच्च न्यायालय है। कुछ राज्यों का मिला जुला भी न्यायालय होता है उच्च, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का एक है। जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, मतलब सब सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है।
वह इनमें से किसी भी विवाद को सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिक के बीच हो, दूसरा नागरिक और सरकार के बीच हो, तीसरा दो या उससे अधिक राज्य के बीच हो, तीसरा केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई मामला हो तो। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फौजदारी मतलब होता है जहां पर आपका लड़ाई झगड़े, मर्डर, ठीक है, किडनैपिंग, इन सब से रिलेटेड मामला होता है, और दीवानी जो भी संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला होता है, जमीन आदि से। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, मतलब यदि उच्च न्यायालय कोई निर्णय दे तो उसकी वापस से सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, वह इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, मतलब आज़ादी से। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधीन न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे के नियुक्ति करता है। व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है, मतलब काफ़ी, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग, और वैसे ही व्यवस्था, इंग्लिश में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, वैसी व्यवस्था अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना है तो चलानी पड़ती है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति को इस तरीके से हटाया गया हो। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देश के संविधान की व्याख्या करते हैं, कानूनों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं, मतलब गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। इस तरह वे उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं, मतलब संवैधानिक रूप से कोई कानून सही है कि नहीं है। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है या संविधान के अनुसार है ये कि नहीं है, इसकी जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है उसको संसद जो है वो बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, फंडामेंटल राइट्स के। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल में के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें, जनहित याचिका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ध्यान रखना इसको। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। यहाँ देश के दिखा रखा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेहर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं। मतलब देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
तो यहाँ पर स्टूडेंट ये चैप्टर आपका एंड होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखा रखा है और उसकी डेफिनेशन दिखा रखी है, तो आप इसको यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक जुड़े रहिए RM ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।